हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कैथोड किरणों, एनोड किरणों और इनके गुण देखे थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी ये देखा था, और समस्थानिक, समभारिक इनके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु के जो विभिन्न मॉडल्स आए हैं, अर्थात परमाणु की संरचना किस किस तरह की हो सकती है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने कई मॉडल्स दिए, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मॉडल। तो परमाणु मॉडल कुल 3 आए थे, जिसमें से एक था थॉमसन मॉडल, दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा था बोर मॉडल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, जिसको थॉमसन ने दिया था, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब थॉमसन मॉडल में हम क्या देखते हैं, उसने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु में, हम ये जानते हैं किसी भी परमाणु में क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये हमने प्रयोगों द्वारा बताया था। अब इसमें इसने ये बताया धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। साथ ही जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, परमाणु वो होता है उदासीन। ठीक है, अगर धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु उदासीन होगा। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि किसी भी परमाणु में, जैसे इस तरह से कोई परमाणु है, ठीक है, और उसमें धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, पर धन आवेश कहाँ पर होंगे, पूरी दूर वितरित होंगे। इस तरह से धन आवेश इस तरह से पूरी तरह वितरित होंगे पूरे परमाणु में, और ऋण आवेश जो है बीच बीच में एक निश्चित जगहों पे होते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से रहते हैं और कुछ निश्चित जगहों पे रहते हैं, ये बताया था थॉमसन ने। ठीक है, तो ये एक इस तरह से संरचना बताई थी उन्होंने कि एक तरबूज में जिस तरह से बीज रहते हैं, वैसे ही तरबूज में, जैसे हम तरबूज को काटते हैं तो उसका एक लाल भाग होता है जो उसके धनावेश को शो करता है। ठीक है, जो उसका जिस तरह से लाल भाग होता है उस तरह से धनावेश वितरित होता है, और जो बीज होते हैं उसमें काले काले, ठीक है, इस तरह से बीज होते हैं, तो वो ऋणावेश को शो करता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। जो उसमें बीज होंगे वो किसको बताएगा, ऋण आवेश को, और जो लाल भाग होगा वो किसको बताएगा, धन आवेश को। इस तरह से एक परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों की व्याख्या करी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी, गैसों का गतिज सिद्धांत बताया, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन। ये 3 चीज़ें जो गुण होते हैं वो परमाणु में व्याख्या कर देता है थॉमसन मॉडल। ठीक है, अब ये होते क्या है, प्रकाश विद्युत प्रवाह, गैसों का गतिज सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृति में कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। जैसे कार्बन होता है, कार्बन में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। अगर इसमें से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, अगर कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी हो गई, 6। ये बात तो आगे आपको समझ में, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6। तो इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, अगर हम इसका कुल आवेश देखें, ठीक है, पहले निकालते हैं हम इसका कुल आवेश। अगर हम इसका कुल आवेश देखें तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रोटॉन का तो होता है +6 और इसमें आ जाएगा -6, है ना, तो ये कुल हो जाता है 0। तो ये मतलब कुल आवेश कितना आया हमारा, 0 आया, मतलब ये क्या है, उदासीन है। पर जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन कर दें अगर, तो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है, 6 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास कितने बचे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसका कुल आवेश निकालते हैं तो P + E करते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो प्रोटॉन तो है 6 अपने पास अभी भी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया गया है पे, तो क्या आएगा, -5।
तो क्या आ गया, +6 है, -5 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश कितना आ गया आपका अब +1, पहले कितना था 0 मतलब उदासीन, अब +1 हो गया, अर्थात इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो अब कितना बचेगा इसके पास चार्ज, 1 बचेगा। ऐसे ही जितने भी परमाणु होते हैं उनका कुल आवेश निकाला जाता है। अब सारे परमाणु तो उदासीन होते हैं प्रकृति में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये कोई भी आवेशित नहीं होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन इस तरह से ही मिलेगा। ऑक्सीजन, जितने भी परमाणु होंगे उनमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, सारे परमाणु उदासीन होते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे पहले व्याख्या क्या करता है ये, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो पहले ये देख लेते हैं ये होता क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये होता है कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, कोई भी धातु को इसको गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब भी हम इसको सूर्य के प्रकाश या फिर कोई से भी प्रकाश देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। यही होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे कि हम लोग कोई भी पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप निकलती है इस तरह से, क्योंकि इसको जैसे ही हम एनर्जी देते हैं तो ये गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, इसके अणुओं के बीच में जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये 2 अणु रहेंगे जल के, है ना, 2 अणुओं के बीच में जो बंध होता है वो टूट जाता है। ज़्यादा एनर्जी मिली, हीट मिली, वो टूट गया और दोनों फ्री हो जाते हैं, है ना, और ये अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी होता है, अगर हम किसी भी धातु को गर्म करते हैं, किसी परमाणु को, तत्व को, किसी को भी, अगर कोई भी तत्व हो गया, ठीक है, जल हो गया, कोई भी धातु हो गई या फिर कुछ भी हो गया, अगर हम किसी को भी गर्म करेंगे, है ना, कोई भी प्रकाश डालेंगे तो गर्म होगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये बात की ये व्याख्या करता है ये मॉडल। इसके अलावा था गैसों का गति सिद्धांत। इसमें क्या होता था कि जो गैसेस होती थी, इसके जो अणु होते थे, गैस के कोई भी अणु हो गए, ठीक है, एक गैस है, इसके कुछ अणु होते हैं इस तरह से, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसफर ऐसे होते रहते हैं, विचलन करते रहते हैं इधर से उधर, है ना। जैसे हमारे वातावरण में देखें तो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो है वो गति करता रहता है, तो ये भी इसके आधार पर है कि जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसके जो अणु हैं वो ऊर्जा लेंगे और उनमें गति बढ़ जाएगी। इसी तरह से होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है आप विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन। मतलब इसमें क्या होता है, अगर किसी तत्व को गर्म किया जाता है, परमाणु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है ना। अगर किसी परमाणु को या अणु को या तत्व को, ठीक है, हम तत्व ले लेते हैं कोई भी, अगर इसको हम लोग हीट देते हैं, विद्युत प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते थे, प्रकाश से करते थे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, करंट देते हैं ना, विद्युत देते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से विद्युत दिया जाता है तो क्या होता है, इससे चुंबकीय तरंगे निकलती है ना, चुंबकीय तरंगे। तो ये इन तीनों चीज़ को तो व्याख्या कर देता है थॉमसन मॉडल, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको थॉमसन मॉडल स्पष्ट नहीं कर पाता है कि परमाणु में ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आती है अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या, किस, अब ये थॉमसन मॉडल में तो ये सारी चीज़ों की व्याख्या हो रही है, पर थॉमसन मॉडल असफल क्यों हुआ, है ना, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है थॉमसन मॉडल के असफलता के कारण। सबसे पहला कारण आता है अल्फा कणों का प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं करना। मतलब ये हुआ इसका कि जब भी हम किसी तत्व, ठीक है, एक धातु की पतली पट्टी लेते हैं और जब इस पे अल्फा कण डालते हैं, ठीक है, और जब इस पे अल्फा कण डाला जाता है तो क्या होता है, कुछ अल्फा कण जो है बाहर निकल जाते हैं, ठीक है,
ये अल्फा कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अगर थॉमसन के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर धन आवेश होगा पूरी दूर, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं रहती ना तरबूज में, तरबूज के साथ होता है पूरा लाल 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 होता है और उसमें बीच में बीज होते हैं, बीच बीच में, मतलब इसमें कहीं भी रिक्त स्थान नहीं होता है। तो अल्फा कण अगर हम इसमें डालें भी तो बाहर कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, ये तो यहीं पर रुक जाना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि जब अल्फा कणों को डालते हैं परमाणु पे तो वो तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जबकि इसने ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये मॉडल क्या करता है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं बता पाता है कि अल्फा कण क्यों निकल रहे हैं इसमें से। अब आती है बात स्पेक्ट्रम की, है ना। दूसरी बात आती है स्पेक्ट्रम की, कि जो स्पेक्ट्रम निकलता है परमाणु से उसकी भी व्याख्या नहीं करता है ये, ठीक है, स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाता। अब हम बात आते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है, आपने सूर्य से निकली हुई किरणों से इंद्रधनुष बनते देखा है, सूर्य की किरणें हैं, अगर इसको प्रिज्म में डाल दिया जाए इस तरह से, ठीक है, तो जब ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो हमको क्या मिलता है, 7 रंग मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 7 रंग मिल जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष के हमको 7 रंग यहाँ पे मिल जाते हैं इस पर्दे पर। अगर हम प्रिज्म में डालें इसको, सूर्य के प्रकाश को, और हम लोग प्रिज्म से निकालते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पे 7 रंग हमको मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि सूर्य हमको तो वाइट दिखता है। तो इसी तरह से परमाणु में भी होता है। परमाणु जैसे हाइड्रोजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर से अगर हम लोग लाइट डालते हैं और प्रिज्म में ले करके इसको अगर देखते हैं तो कुछ रंग हमको मिलते हैं। तो इसी, और जो रंग हमें मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसे जब हमें रंग मिलते हैं इस तरह से, अलग अलग प्रकार के कलर्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये परमाणु शो करते हैं। हम लोग देखेंगे आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, है ना, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम को भी व्याख्या नहीं कर पाता है कि ऐसे रंग क्यों दिखते हैं हमें, ठीक है। तो इन कारणों से थॉमसन मॉडल असफल हो गया, मतलब इन चीज़ों को ये परमाणु मॉडल नहीं बता पा रहा है। इसलिए फिर आगे 2 मॉडल्स हो रहा है, एक होता है रदरफोर्ड मॉडल और एक होता है बोर्न मॉडल, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।